तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट में एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक फॉर्मूले करा दिए थे। सो आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आपने वो पार्ट देख लिया होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे थ्योरम्स पे बढ़ेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आधारित हैं पूरे, जो कि अभी मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं। सो आई होप वो फॉर्मूले भी आपको अच्छे से पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आपने नोट जरूर बनाए होंगे, उसको आप याद कर लीजिए ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,600 एट 6 होल 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें भी सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है और यहाँ पे ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। उसके अलावा ये हो गया हमारा रेट परसेंट। आपको पता है परसेंटेज में जो भी दिया होता है वो रेट होता है और टाइम जो है वो सिर्फ 9 मंथ्स का है। तो कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, उसके बाद आप फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले चेंज क्या कर रहा हूं, ये जो रेट आपको दिया हुआ है R% जो दी हुई है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या करता हूं इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखिए कैसे करते हैं हम, 18 और 2 हो गया 20/3%। ठीक है, तो इस परसेंट को ऐसे ही आपको रखना है। उसके बाद टाइम की बात करते हैं, तो टाइम 9 मंथ से मुझे ईयर में चेंज करना होगा, तो अपॉन 12 कर दूंगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 ईयर्स। ठीक है, 3/4 ईयर्स। तो ये दोनों मैंने अब कन्वर्ट कर लिए हैं। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं है फॉर्मूले में पुट करने में। तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूं। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T/100। सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,600 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया हुआ है 20/3। तो जब ये ऐसे अपॉन में चीज आए तो आपको क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको ऊपर लिख देना और जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको आपको नीचे 100 के साथ लिख देना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 20/3 कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय टाइम का 3/4, इस तरह से आपको लिख देना है। और एक और चीज बची हुई है क्या, 100, तो उसको भी आप लिख दीजिए। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। सो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 3 और 3 गया और 4 5। ठीक है, अब 56 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसका हाफ कर देता हूं पहले तो, या इसमें एक जीरो ऐड कर दो 560 और उसके बाद इसका हाफ कर दो तो हो गया 280। ठीक है, तो 280 हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स जो मेरा आंसर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,250 एट 8% पर एनम फॉर 73 डेज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो डेज में दिया हुआ है। तो मंथ वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है आपको, जब टाइम को आप चेंज करेंगे तो 73 डेज है और डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए साल का नाम तो दिया नहीं है, कहने का मतलब है 2001 या 2002, ये सारी चीज तो यहाँ पे दी नहीं है। जो हम ये पता लगाए कि लीप ईयर है या एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो अब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम ये समझ के चलेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर होगा जिसमें 365 डेज होते हैं। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको ईयर में चेंज करने के लिए 73/365 कर देता हूं। अब देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा कैसे। अब मुझे पता है कि 73 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 1 5 7 35 365, तो इसका मतलब 73 और 365 कट के हो जाता है 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ईयर में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज भी नॉर्मल दी हुई है और प्रिंसिपल भी मुझे नॉर्मल दिया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। सो फॉर्मूला बेसिकली अब आपको पता है फॉर्मूला, तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं उसको, सीधा वैल्यूज पुट करेंगे। 16,250 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में मैं 100 लिखूंगा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे
5 लिख दूंगा। इतना क्लियर? आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 0 से 0 गया, अब 5 से ये नंबर जा सकता है, 5 3 15, 5 2 10 और 5 5 25 होता है। अब देखिए 5 और ये वाला नंबर दोबारा 5 से अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 5 25 हो गया, और ये वाला नंबर जो है वो 8 से डायरेक्ट कट जाता है, तो 65 इंटू 4। अब 65 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूं, पहले 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डबल कर दो, होता है 130, और 130 का डबल क्या होता है 260। 260, तो इस बार जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो 260 रुपीज आ चुका है। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी सिंपल इंटरेस्ट मेरा आया है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें कुछ ज्यादा समझने और समझाने वाला है नहीं, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एट विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3/4% पर एनम विल बी ₹210 इन 1/3 ईयर्स। तो बेसिकली इसमें आपको पूछा हुआ है एट विच सम, तो आपको पता होना चाहिए सम क्या होता है, सम होता है प्रिंसिपल। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है आपको, और उसके साथ साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है और उसके साथ साथ टाइम भी दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सारी चीजों को कन्वर्ट करके लगा लेता हूं प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो आप देख सकते हो ये अगर मैं रेट की बात करता हूं जो कि है 3/4%, तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूं 15/4%। उसके बाद टाइम की बारी आती है, टाइम में दिया हुआ है 1/3 ईयर्स, तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये हो गया 6 और +1 7/3 ईयर्स। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे फॉर्मूला जो है वो याद करना है और उसको लगा देना है। फॉर्मूला क्या बोला था स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इस तरफ आता था, तो मैं क्या कर रहा हूं सीधा सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पुट कर देता हूं यहां पे। उसके अलावा मुझे प्रिंसिपल तो निकालना है, तो प्रिंसिपल की जगह P लिखेंगे, R की जगह मैं लिखूंगा 15/4 और टाइम की जगह मैं लिखूंगा 7/3, और यहां पे एक 100 और लगा दूंगा ताकि कंप्लीट फॉर्मूला बन जाए। तो इस तरह से सब कुछ लिखने के बाद अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इसमें से अगर कुछ कट रहा है इस तरफ तो मैं वो काट देता हूं, तो ये हो गया 5। उसके अलावा 5 और 100 कटेगा और यहां पे आ जाएगा 20। अब और कुछ कट नहीं रहा है, अब मैं चीजों को, जो चीजें यहां पर हैं उनको मैं वहां पर ले जाके फिर 210 के साथ उसको काटने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए चलिए यहीं से कर देता हूं, ये हो गया 7 न्यूमरेटर में है जो कि यहां पे जाएगा, तो 7 और 21 तो कटता ही है, तो यहां पे आ गया 7 3 21। इतना क्लियर? ये हो गया 30। तो इसका मतलब ऊपर वाले तो सारे जा चुके हैं, सारे कट चुके हैं, तो ऊपर कुछ बचा नहीं है। अब नीचे जो बचा हुआ है 4 2 8, मतलब 80 नीचे बचा हुआ है। 80 को जब मैं वहां जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 24 होता है स्टूडेंट्स, तो 2400 आ गया प्रिंसिपल। सो मेरा आंसर आ चुका है जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। लिखा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,300 एट 12% पर एनम फॉर पीरियड फ्रॉम 15th Jan 2007 टू 18th April 2007। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इतना याद रखिए, तो इस बार टाइम नहीं दिया हुआ है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है और उसके अलावा आपको आर भी दिया हुआ है, मतलब रेट %। आपको क्या एग्जैक्ट टाइम ना बता के इस बार उन्होंने आपको 2 डेट्स दे दी थी। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको क्या करना होगा, आपको डेज काउंट करने होंगे, कितने दिन बनते हैं। अब डेज काउंट करने के लिए एक और रूल आपको समझना होगा। देखिए नोट्स में साइड में लिख लीजिए कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट या किसी भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है और आपको कोई डेट दी होती है, देखिए 5 जनवरी 2007 से लेके 18 अप्रैल 2007, मतलब 2 या 3 महीने की बात है, ज्यादा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको दे देते हैं तो याद रखना जो स्टार्टिंग डे होता है, स्टार्टिंग डेट एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं, तो स्टार्टिंग डेट जो होती है उसको मैं नहीं इंक्लूड करता, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, याद रखना, उसको हम अलग हटा देंगे।
अब करके बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और जो एंड वाली डेट होती है, एंडिंग डेट या जो लास्ट डेट आप बोल सकते हो, उसको हम काउंट करते हैं, काउंटेड। पहले तो आप ये लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये स्टार्टिंग डेट को इग्नोर करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर आपको देखो 5 जनवरी दिया हुआ है, इसका मतलब जनवरी के आपको 5 दिन, पहले 5 दिन निकाल देने हैं, उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। हालांकि देखो लोन जो है हमने लिया था 5 जनवरी को, तो लोन जिस दिन लिया जाता है उसको काउंट नहीं किया जाता, उसके अगले दिन से उसका इंटरेस्ट काउंट होना शुरू होता है, इतना याद रखना। तो बेसिकली 5 जो दिन है पूरे स्टार्टिंग के, वो पूरे के पूरे बाहर आपको निकालने। तो इसका मतलब कितने बचे? अब आपको पता है कि जनवरी में टोटल होते हैं 31। अब 31 में से 5 आप निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? 26 बच गए। चलो अब फरवरी की बात करते हैं। अब फेब में बड़ा पंगा होता है। फेब में आपको ये पता होना चाहिए कि जो साल है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब हमने जो कैलेंडर चैप्टर है वो अच्छे से किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो कैलेंडर के हिसाब से आपको ये पता है कि ये 2007 जो साल चल रहा है ये क्या है? ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है ना। तो जो साल 4 से कट जाता है पूरा पूरा वही लीप ईयर होता है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लीप ईयर नहीं है, तो फेब में होगा 28। मार्च की बारी आती है, मार्च में तो 31 होंगे ही होंगे। अब देखिए अप्रैल, अप्रैल की बारी आई तो अप्रैल पूरा तो काउंट करना नहीं मुझे, सिर्फ 18 दिन काउंट करने हैं। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट डेट होती है मतलब 18 तारीख, वो काउंट होगी इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 लिख देना है। उसके बाद अब मैं इसका टोटल कर लेता हूँ और टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो गया, 16 और 7 कितना होता है? 23 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे, 6 और 4 हो गया 10। तो 103 डेज का पूरा हिसाब किताब बनता है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये डेज है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 103 को डिवाइड करना पड़ेगा 365 डेज से, है ना, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज लगा दिया। ठीक है, तो मैं डेज की जगह ये वैल्यू पुट करने वाला हूं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही निकालना है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, 7300 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेट तो सिंपल सा दिया हुआ है मुझे 12, और टाइम की जगह मैं पुट करने वाला हूँ 103/365, और नीचे एक 100 भी आएगा जो कि परसेंटेज का होता है। अब देखिए आपकी हेल्प के लिए उन्होंने पहले से ही 73 दिया हुआ है, और मैंने 73 से आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी करके दिखाया था कि 73 के टेबल में 365 आता है 5 बार में, तो ये डायरेक्ट कट गया। अब देखिए 5 इससे भी नहीं कट रहा, 5 103 से भी नहीं कट रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 और 103। तो 103 और 12 को कैसे मल्टीप्लाई करें? देखो 103 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 1030, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 103 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 206, और दोनों को प्लस कर दो तो ये 6 हो गया, 321, तो 1236 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैंने नीचे 5 लिख दिया। अब देखिए इसको काटने के बाद 5 2 ज़ा 10 बचा 2, 5 4 ज़ा 20 बचा 3, और 5 7 ज़ा 35, अभी भी 1 बचा है, तो 5 2 ज़ा 10। तो जो आंसर आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 247.20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹16,000 एट 12% पर एनम रेट फॉर 5 years, फाइंड द सम। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड द सम बोला है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो ये इतना बड़ा जो अमाउंट आपको दिया हुआ है ये है क्या आखिरकार? लिखा है अ सम ऑफ मनी, मतलब कुछ सम अगर मैं लगाता हूं, अमाउंट्स टू ₹16,000। तो स्टूडेंट्स याद रखना ये जो 16,000 है ये ना ही प्रिंसिपल है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी अमाउंट्स टू के बाद कोई नंबर दिया होता है तो वो अमाउंट दिया होता है, अमाउंट दिया होता है। अब ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे एक ही वैल्यू दी हुई है 16,000। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में मुझे आर की वैल्यू भी दी हुई है 12% पर एनम, और इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 5 ईयर्स दिया है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर प्रिंसिपल दे दिया होता तब तो बड़े आराम से आप एज सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते, या अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो प्रिंसिपल निकाल देते। लेकिन ये तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं जिसमें अमाउंट होता है और रेट और टाइम साथ में होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ लग रहा है। अब स्टूडेंट्स इसको करना कैसे है, याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। पहले एक लंबा मेथड देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मुझे ये बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। हम सब जानते हैं इस फॉर्मूले को। अच्छा, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे पता है कि P तो मुझे गिवन है नहीं, R की जगह मैं 12 लगा सकता हूं और टाइम की जगह मैं 5 लगा सकता हूं अपॉन 100। तो इस तरह अगर मैं इसको काटता हूं तो ये हो गया 20 नीचे, और ये 4 से कट रहा है तो 4 3 जा और 4 5 जा। तो मुझे इतना पता लग गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको मैं 3p अपॉन 5 भी लिख सकता हूं, और इसको आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ना ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है ना ही प्रिंसिपल पता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहीं पे रोक लेता हूं और इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं। इक्वेशन 1 मतलब कुछ खास नहीं है, घबराओ मत। इक्वेशन 1 तब बना लेते हैं जब क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता लेकिन इसका यूज आगे कहीं करेंगे हम, ठीक है? तो अभी मैंने इसको यहां पे रोक लिया है। अब क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला मेरे पास है जो कि अमाउंट का फॉर्मूला है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो अमाउंट बन जाएगा, होता है ना ये? तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर भी पहले वैल्यू पुट कर देता हूं। अमाउंट मुझे दिया हुआ है 16,000, और ना ही मेरे पास प्रिंसिपल है और ना ही मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन एक काम कर सकता हूं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यहां पे अकेला था तो मैं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ना एक साइड अकेला है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं इस तरफ भी ऐसा ही करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट को अकेला कर देता हूं और p को भेज देता हूं यहां पर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 16,000 माइनस p इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इतना क्लियर? तो यहां पे मैं इसको बना देता हूं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसको भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मुझे ये बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ये भी है और सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ये भी है, तो क्या मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया। अब देखो पहली इक्वेशन क्या बोल रही थी कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ये चीज है, और यहां पर भी लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ये चीज है। तो भाई दोनों के बराबर जो चीजें होंगी उनको भी तो मैं बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं यहां पर एक चीज लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 की मदद से मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, 3p अपॉन 5 इज इक्वल टू 16,000 माइनस p। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन में आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ p ही नजर आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 3p अपॉन 5 माइनस वाले p को यहां पे ले आके प्लस कर देंगे, क्योंकि p वाला p वाले के साथ ही कैलकुलेट होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5p बन जाएगा, और 3p और 5p क्या होता है 8p। तो 8p अपॉन 5 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 16,000 चल रहा है। अब p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को मैं वहां भेजूंगा, और जब वहां भेजूंगा तो 8 जाएगा नीचे, तो 8 और 16 कट जाएगा, तो ये 2000 बच जाएगा ऊपर, और 2000 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ चुका है 10,000 रुपीज। तो जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपीज हमारा आ चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इतना क्लियर? तो ये पहला वाला मेथड है। अब जो दूसरा वाला मेथड आपको कराऊंगा वो कौन सा मेथड होगा, फ्रैक्शन रूल। जी हाँ स्टूडेंट, फ्रैक्शन रूल इस वाले चैप्टर से भी कनेक्ट करता है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि मैं जगह बनाऊं, और उसके बाद फ्रैक्शन रूल से आपको करके दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन रूल से करेंगे। याद रखना फ्रैक्शन रूल सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज नहीं होगा, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट में यूज होगा। अब कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो एक चीज समझिए
कि जब भी रेट और टाइम दिया होता है, जब भी रेट और टाइम दिया हुआ होता है तो उसको मैं क्या करता हूं, हमेशा मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, हमेशा मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखो इससे पहले एक क्वेश्चन आपको सिंपल वाला करके दिखाता हूं ताकि आपको फ्रैक्शन रूल से कैसे करते हैं वो समझ आए। देखिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैंने ले लिया जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ था 1000 रुपीज और इसको 6% के हिसाब से लगाया था और कितने साल के लिए लगाया था, मान लेते 5 साल के, ठीक है। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अपॉन 100 करने के बाद मैं कर सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन गया स्टूडेंट्स 6,530 होता है और ये 300 रुपीज, मतलब 300 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बन गया, है ना, ये हुआ। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 5 30 करके, ये हमेशा करता हूं मैं। अब एक चीज बताओ, इसका आंसर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, फ्रैक्शन रूल से भी निकाल सकता हूं। अब देखिए कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, 1000 तो मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि 1000 से ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और मुझे ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको एक किस फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए। मतलब जो ये अमाउंट गिवन है, मुझे प्रिंसिपल गिवन है, इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। और कौन से दो नंबर होते हैं, अब देखिए प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान के चलते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानते थे, इसमें प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानना, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने गलती से, 100 मान के चलो। अच्छा ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट का अगर डायरेक्ट लिंक निकालूं तो कितना परसेंट बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो परसेंट निकालना, कितना है 30% है, तो इसका मतलब दूसरा हो गया 30। अब ये 30% क्यों, देखो स्टूडेंट्स, एक साल की अगर बात होती तो 6% होता, 2 साल की बात हुई तो 12%, 3 साल की बात हुई तो 18%, तो हमेशा ये 6% हर साल रिपीट हो रहा है। तो इसी वजह से ये 6 5 हो गया 30। और मुझे क्या करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो एक तो निकालने वाला अमाउंट चाहिए होता है और एक इसके साथ डायरेक्ट लिंक बनाने वाला। तो ये क्योंकि प्रिंसिपल है तो इसके साथ डायरेक्ट लिंक कौन बना रहा है, 100। अब मेरा जो आंसर है वो कम आना चाहिए, तो 30/100 आ गया। तो इस तरह से मेरा आंसर सिंपल इंटरेस्ट का अगेन 300 आ गया, है ना सिंपल। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन हमने पहले किए होंगे ना स्टूडेंट्स, वो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, सबका आंसर वही आएगा, आप चाहे तो करके देख लो। अच्छा लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है ना, और अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना है आपको। उसके लिए भी एक तरीका है। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये देखिए कि अगर मैं इस वाले केस में अमाउंट निकालता तो कितना आता, 1000 रुपीज तो प्रिंसिपल था और प्लस 300 रुपए आ गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट जो आ गया वो आ गया 1300 रुपए, 1300 रुपए अमाउंट आ गया। इतना क्लियर, ठीक है। तो 1300 रुपए अमाउंट जो आया है वो फ्रैक्शन रूल से अगर मैं निकालता तो कैसे निकल जाता, बताता हूं। देखिए अगर मुझे अमाउंट निकालना होता ना फ्रैक्शन रूल से, देखिए यहां पे क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए मेरा आंसर कम आया। लेकिन अमाउंट तो प्रिंसिपल से भी ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होगा भाई, 30% ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अब करना क्या होता है, अगर आपको अमाउंट निकालना है ना, सीधा क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मैं यहां पे रख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन बनाऊंगा। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल का फ्रैक्शन तो 100 होता है और अमाउंट का फ्रैक्शन 100 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला होता है। तो मैं क्या करता हूं, 130 लिख देता हूं। ये 30 कहां से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ पे कोई और दो नंबर लिखे होते तो उनको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे जो आता वो लिखता। अब मुझे पता है मेरा आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट, ज्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 130 और यहाँ पे 100 लिख दिया, काटो इसको, तो ये हो गया 1300, मतलब डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है। तो देखो आप फ्रैक्शन रूल से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और अगर अमाउंट पूछा है तो अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर आप अमाउंट अगर पूछा है और प्रिंसिपल अगर आपको दिया है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो, तो क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते। उल्टा करने का मतलब, अगर मान लेते हैं आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट आपको गिवन है और सम पूछा है, तो क्या इसका उल्टा करके नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है।
आप चाहो तो इस एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन का आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमने पहले की थी। मुझे पता है कि अमाउंट कितना है, अमाउंट है 16,000 रुपीज। अब इससे डायरेक्ट मुझे प्रिंसिपल निकालना है। मुझे दो नंबर चाहिए, एक नंबर तो हो गया 100 जो कि प्रिंसिपल निकालेगा, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, अमाउंट से डायरेक्ट लिंक करने वाला होना चाहिए, और अमाउंट 100 से भी ज्यादा होगा। परसेंटेज की भाषा में 100 से कितना ज्यादा होगा, देखो मल्टीप्लाई करो 12 और 5 को, 12 5 जा 60 होता है, तो इसका मतलब अमाउंट हो गया 160%। अमाउंट मुझे दिया है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, तो मेरा आंसर कम आना चाहिए। तो कम आने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर 100 लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा 160, और इसको मैं काट के, अब देखो यहां पे कितना आ गया, 100 आ गया, तो मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया 10,000। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10,000 आ गया, और ये मैंने प्रिंसिपल निकाला। कैसा लगा फ्रैक्शन रूल, देख रहे हो कहां कहां तक पहुंचा फ्रैक्शन रूल की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अब खुद डिसाइड कर लो कि आप इस तरह से करना चाहते हो जो मैंने पहले किया, या आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो। लेकिन इतना याद रखना कि फ्रैक्शन रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के केस में यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, यहां पर आप एक और चीज समझो, इसलिए नहीं होता स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल के हिसाब से चेंज होता रहता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है हर साल, तो उसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो हर साल बढ़ता रहता है, तो इसलिए यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फ्रैक्शन रूल यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क मैंने लिखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आप इसको दोनों मेथड से करके देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो लॉन्ग मेथड का, और शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया है फ्रैक्शन रूल के थ्रू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए हैं। अब आने वाली क्लासेस में मैं आपके लिए एक एक करके थ्योरम्स लेके आऊंगा और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।